नमस्कार, आपके मुद्दे में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। प्रदेश में गुरुवार को अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। इस दौरान संक्रमण दर 6% के पास रही। प्रदेश में घटते संक्रमण दर को देखते हुए इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने के संकेत भी दिए हैं। साथ ही कोरोना कर्फ्यू के बाद के हालात और ब्लैक फंगस से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की। सीएम ने कहा कि संक्रमण कम जरूर हो रही है, लेकिन चुनौती कम नहीं हुई, इसीलिए हम अभी भी सजग रहने की जरूरत है। कोरोना के हालात पर अभी क्या स्थिति है, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। क्या आगे स्ट्रेटेजी सरकार की होनी चाहिए। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। प्रदेश में गुरुवार को अब तक का सबसे ज्यादा टेस्ट किया गया, लेकिन टेस्टिंग के मुकाबले संक्रमण की दर पिछले 30 दिनों में सबसे कम रही। प्रदेश में संक्रमण की दर 6% के पास पहुंच गई है। पिछले 7 दिनों के संक्रमण दर की बात करें तो 14 मई को 68,351 टेस्ट हुए, जिसमें से 8,087 नए केस आए। संक्रमण दर 12%। 15 मई को 68,504 टेस्ट हुए, जिसमें से 7,571 नए केस आए। संक्रमण दर 11%। 16 मई को 66,517 टेस्ट हुए, जिसमें से 7,106 मरीज मिले। संक्रमण दर 11%। 17 मई को 64,741 टेस्ट हुए, जिसमें से 5,912 मरीज मिले। संक्रमण दर 9%। 18 मई को 69,454 टेस्ट हुए, जिसमें से 5,412 मरीज मिले। संक्रमण दर 8%। 19 मई को 72,756 टेस्ट हुए, जिसमें से 5,065 नए संक्रमित मिले। संक्रमण दर 7%। 20 मई को 77,493 टेस्ट हुए, जिसमें से 4,952 मरीज मिले। संक्रमण दर 6%। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने में किल कोरोना अभियान का असर भी दिख रहा है। अभियान के तहत किए जा रहे गहन सर्वे में ग्रामीण क्षेत्रों में 74% जनसंख्या सर्वेक्षण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% पॉजिटिविटी पाई गई। नगरीय क्षेत्रों में 8.9% पॉजिटिविटी पाई गई। वहीं इंदौर पहुंचे सीएम ने घटते संक्रमण दर को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू से धीरे धीरे राहत देने के जहां संकेत दिए हैं, वहीं कोरोना कर्फ्यू के बाद के हालात को लेकर भी चेताया है। कोरोना कर्फ्यू के बाद भी है बड़ी चुनौती। एरिया स्पेसिफिक कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश। गांव, मोहल्ले, वार्ड को चिन्हित करें। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। वहीं सीएम ने कोरोना के बाद ब्लैक फंगस को लेकर भी अलर्ट किया है। सीएम ने कहा कि हमने अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं। नतीजन एमपी में स्थिति बेहतर है, लेकिन हमें ब्लैक फंगस को लेकर भी अलर्ट रहना है। एक समय था जब अस्पताल, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड हम सब लोगों ने वो भुगता है। ऑक्सीजन के लिए रात भर हम लोग सोए नहीं। लेकिन आज मध्य प्रदेश में स्थिति सामान्य है। अब यहाँ आने के पहले मेरी प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, मनसुख मांडविया जी से चर्चा हुई, जो एक एंटी फंगल इंजेक्शन हमको चाहिए। हमारे देश में नहीं, इंपोर्ट किया जा रहा है। आज ही कुछ इंजेक्शन आए हैं, तो मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है कि उसमें से हमको तत्काल इंजेक्शन प्राप्त हो। जैसे प्राप्त होंगे तो हम हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। साफ है कि कोरोना कर्फ्यू और किल कोरोना अभियान से प्रदेश में संक्रमण पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए हमें अब भी अलर्ट रहने की जरूरत है। इसमें सरकार के साथ प्रदेशवासियों के सहयोग की भी जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। बिल्कुल, कुछ अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और बात अनलॉक की भी हो रही है। तो इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नितिन जुनेजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में। सर, आपका बहुत स्वागत है। शशिकांत शुक्ला जी हैं, बीजेपी के नेता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है सर। ब्रजेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले नितिन जी, 6% पर पॉजिटिविटी रेट आ गया है मध्य प्रदेश का। अनलॉक की बात हो रही है, आपको लगता है कि अब हालात कंट्रोल में हैं और धीरे धीरे हमें मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को खोलना चाहिए? अब सरकार जिस तरीके से कह रही है कि 1 तारीख से हम खोलना शुरू कर देंगे अब धीरे धीरे,
बिल्कुल जो 5% से कम का संक्रमण दर है वह हमको अनलॉक की तरफ जाने का इशारा करता है। पर अनलॉक की जो हमारी प्रक्रिया रहनी चाहिए वह फेज्ड मैनर पे रहनी चाहिए और हमको अब आगे के लिए थर्ड वेव की जो हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसके लिए हमको जो समाज में जागरूकता लानी है और जो संदेश देना है और थर्ड वेव के लिए जो हमको तैयारी करनी है, वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जो हमको बहुत तीव्रता से वैक्सीनेशन करना है हर एज ग्रुप में और साथ में जैसे ही हमको बच्चों के लिए भी जैसे ही क्लियरेंस मिलता है 12 से ऊपर के बच्चों के लिए भी जो अभी ट्रायल चल रहा है पॉसिबली वो भी हमको क्लियरेंस अब कुछ समय के बाद में मिल जाएगा। तो हमको ये सारी जो स्ट्रेटेजी और जो होमवर्क है अगली तीसरी वेव के लिए तैयारी करने के लिए और जो अभी जो कोरोना का संक्रमण दर अभी हम ये बोलें कि जो मूलतः शहरी क्षेत्रों में जो हम कमी देख रहे हैं और रूरल एरिया के लिए हम कैसे विजिलेंट रहेंगे, कैसे हम जो रूरल एरिया में यदि इसका प्रकोप बढ़ता है तो कैसे इसको हम कैसे जल्दी से पकड़ेंगे और कैसे हम इनको कंटेनमेंट जोन करके वहीं पे कंटेन कर पाएंगे, ये सारी स्ट्रेटेजी हमको अनलॉक में सोचनी चाहिए और उसके हिसाब से हमको अनलॉक की तरफ बढ़ना चाहिए। शशिकांत जी, एक तो ये कहा गया कि हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये साइंटिफिक अनलॉक किस तरीके का होगा मध्य प्रदेश में, एक तो ये थोड़ा सा अगर आप विस्तार से बताएं। और दूसरा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ आज कही गई सरकार की तरफ से, वो ये है कि अब ब्लैक फंगस की भी जांच होगी। जो भी कोरोना संक्रमित है जब उसको डिस्चार्ज किया जाएगा तो उसकी जांच होगी। इसके लिए क्या रोड मैप है, क्या गाइडलाइंस रहने वाली है? क्या सभी मरीजों की जांच होगी या जो सीवियर कंडीशन में आते हैं जिनको ड्रग्स दिए गए हों उनकी केवल जांच होगी? देखिए, अभी चिकित्सा जगत के जो विशेषज्ञ हैं, जैसा उनका विचार मंथन निर्देश आएगा वैसे सरकार कदम उठाएगी। अब ब्लैक फंगस के बारे में सरकार अवेयर है, इस बात को संज्ञान में ले लिया गया है कि ब्लैक फंगस यदि फैल रहा है तो सरकार अलर्ट है, लोगों की जांच की जाएगी, विशेषज्ञ जैसी जांच की व्यवस्था करेगी या कहेंगे वैसी व्यवस्था सरकार करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक अनलॉक का सवाल है तो अभी आपने जैसा बताया, मुख्यमंत्री ने जैसा कहा कि 5% 6% जो रेशो आ गया है घट करके, सरकार ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, बेड, बिस्तर, अस्पताल, चिकित्सा की व्यवस्थाएं की और हम सब लोग मिलकर के काम किए और उसका नतीजा है कि हमने कोरोना में नियंत्रण प्राप्त किया और आज ये 5-6% रेशो आ गया है। तो अब धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति में बढ़ेंगे, जहाँ पर कि रेशो कम रहेगा चिकित्सा से कहेंगे कि यहाँ खोला जा सकता है वहाँ पर खोला जाएगा। किन किन क्षेत्रों के व्यावसायिक संस्थानों को खोलना चाहिए, जो सलाह विशेषज्ञों की मिलेगी वैसी सरकार कदम उठाएगी। और अनलॉक को ये ऐसा तो नहीं होगा इस बार शशिकांत जी, क्योंकि पिछले साल का सबक है सर, या तो बहुत सख्त लॉकडाउन था या फिर हमने ऐसा मान लिया कि कोरोना को हरा दिया। इस बार ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इस बार सरकार, ये कोरोना ने धोखे से हमला किया, 4 गुना ताकत से हमला किया। अचानक ऑक्सीजन की आवश्यकता दवाइयों की पड़ी, हमने सबने देखा है कोरोना के नए वेरिएंट्स पे आ रहा है, इसलिए सरकार मैं साइंटिफिक अनलॉक की बात कर रहा हूं सर। पिछली बार तो अनलॉक ऐसा था कि लगा ही नहीं कोरोना है, सब कुछ धड़ल्ले से चीजें होने लग गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इस बार के कोरोना अटैक ने जनता को, सरकार को, सबको अवेयर कर दिया है, इसलिए इस बार जो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी बहुत सोच समझ के विश्लेषण के साथ की जाएंगी। इसीलिए सरकार कह रही है कि माइक्रो जो अपना मैनेजमेंट किया जाएगा, जहां पर गांव क्षेत्र में या जिन क्षेत्रों में कोरोना निकलेगा वहीं का वहीं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएंगे। अब इतना ज्यादा फैलाव की स्थिति ये लॉकडाउन खोलने के बाद नहीं होने दी जाएगी कि चारों तरफ मूवमेंट दे दिया जाए ताकि फिर से फैल जाए, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। सरकार इसमें अवेयर है, चिकित्सकों की सलाह, विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार काम करने को तैयार है और इसीलिए ये निर्णय लिया जा रहा है। तो कोई कमेटी वगैरह इसकी बनी है? क्योंकि घोषणाएं तो हो रही हैं सर सरकार के द्वारा। देखिए, सरकार ने जब इतनी शक्ति के साथ, जनता ने, सरकार ने, सभी लोगों ने, हम सबको श्रेय देना चाहते हैं, हम सभी ने मेहनत की है, सरकार अवेयरनेस का काम किया है। सरकार आगे भी विश्लेषण कर रही है, चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार काम करेगी। सरकार तत्पर है ब्लैक फंगस के मामले में चाहे कोरोना के मामले में। एक चीज मैं, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है उनके पास जाऊं मैं, एक चीज और है कि जो दवाइयां हैं सर ब्लैक फंगस की, उसका ऑर्डर केवल 24,000 किया गया है, जबकि 575 से ज्यादा मरीज हैं हमारे प्रदेश में इस वक्त। कुछ राज्यों ने इसको महामारी भी मान लिया है। इसके अलावा गुजरात जैसे राज्यों ने सीधा 1,24,000 दवाइयां मंगा ली हैं। मध्य प्रदेश ने इतनी कम दवाइयां क्यों मंगाई हैं सर अभी?
मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? जी आपसे ही है सर। हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर मरीजों की संख्या यदि कम मिली है तो सरकार उस हिसाब से दवा मंगा रही है और शीघ्र सरकार अवेयर है, ऑर्डर हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा दवाई पहले से इस बार हम तैयार रखेंगे। सरकार सर कोई तैयार है, आंकड़ा सरकार ने पिछले होगा तो बेहतर होता है सर। आप कर रहे हैं, विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे, कोई डिटेल में चीज नहीं बता पा रहे हैं। लगातार सरकार काम कर रही है अपने ये सबको पता है सर, सरकार काम कर रही है, लेकिन मेरा स्पेसिफिक सवाल इसलिए था क्योंकि गुजरात में 1200 केस हैं, उस अनुपात में देखें तो मध्य प्रदेश में भी 575 हैं, लगभग आधे हैं, तो इस हिसाब से हमें भी 60-65 हजार ऑर्डर करने चाहिए थे इंजेक्शन। केंद्र सरकार से हम केवल 24,000 मांग रहे हैं। चिंताजनक बात है। सरकार पर्याप्त ऑर्डर, अभी जो ऑर्डर किए इसके बाद सरकार पर्याप्त ऑर्डर कर रही है। जितने भी ब्लैक फंगस की दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी सरकार मुहैया कराएगी, निश्चित रूप से तत्परता के साथ। आप जान लीजिए सरकार इसमें कहीं कोई कोताही करने वाली ब्रजेश नहीं है, पांडे जी, क्योंकि अभी तक एक तो हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कांग्रेस को लगता है कि हाँ संक्रमण काबू में है, अब अनलॉक करना चाहिए, और उसमें कांग्रेस के क्या सुझाव हैं? और दूसरा ये कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की जो तैयारियां हैं उन्हें किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए लोकेन जी, बहुत सीधी सी बात है। मध्य देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता के सामने पिछले साल ही कहा था कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो सच लगे। मध्य प्रदेश में अधोस्थित करीब करीब यही है। जब मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकार को इस बात को लेकर के डायरेक्टिव दिया और साफ तौर से कहा कि हमको आपसे 3 बिंदुओं पर मुझे आपसे वो चाहिए कि स्पष्टीकरण। पहला ये कि किस तरह से प्राइवेट अस्पताल इन कोरोना संक्रमितों के साथ मनमाने तरीके से चार्ज वसूल रहे हैं। दूसरा, पीएम केयर फंड से जो है कितने वेंटिलेटर आपको प्राप्त हुए, और तीसरी जो लहर है उस पर मध्य प्रदेश सरकार क्या करने वाली। आज मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी इंदौर के दौरे पे थे। जिस तरह से उन्होंने फाइजर के बारे में बताया और कहा कि ये हमारे यहाँ का टेम्परेचर फाइजर के लिए कितने हैं, इसलिए मैं स्पुतनिक दवा के डोज दे रहे हैं, बुला रहे हैं। हम समझते हैं कि जो कोटा मिल रहा है मध्य प्रदेश सरकार को, उन्होंने कहा कि 50% का कोटा मिला है, उसमें 25% प्राइवेट अस्पताल के लिए, कारपोरेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये जो पूरा सिस्टम और जो पूरा ग्राफिक्स उन्होंने बताया, तो इस ग्लोबल टेंडर की बारीकी को जरा आप धैर्यतापूर्वक सुने लोगेन जी, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो आपने एक सवाल इनसे पूछा कि क्या इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है, जिसको मुख्यमंत्री जी टाल गए। हम समझते हैं कि जितनी बदइंतजामी के दौर से हमारे देश की जनता उससे गुजरी है, उसके बाद न सिर्फ टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है, बल्कि क्राइसिस कमेटी में, जिले में, ब्लॉक में, मंडल में, तहसील में जो भी कमेटी बनाए, उसमें विपक्ष के नेताओं को भी साथ रखने की जरूरत है, जो उनको समय समय पर आईना दिखा सके। अभी इलाज और इंतजाम की समीक्षा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप तो सोचिए कि जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि आपने धार्मिक आयोजन, आध्यात्मिक आयोजन, चुनाव रैली करके देश के अंदर कोरोना को झोंक दिया। अभी भी सरकार अलर्ट मोड में नहीं है। कल उज्जैन में मुख्यमंत्री जी की जो वीसी चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा कि हम इंदौर से शुरुआत करेंगे। हम समझते हैं कि शुरुआत तो ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जिनका जीविकोपार्जन, उदर पोषण, प्रतिदिन खाना कमाना रहता है, उनके लिए ये बड़ी समस्या हो जाती है लॉकडाउन होना। लेकिन जो लोग इसके बाद ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, उसको लेकर के सरकार के पास अभी भी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो समझ में आए, क्योंकि ब्लैक फंगस के केसेस, मौतें, इलाज और दवाओं का जो खर्च है सरकार वो भी नहीं बताना चाह रही है। और जिस तरह से ब्लैक फंगस पर केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी किया है आज, और उसने 5 पॉइंट दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल जी, उनका मैं पत्र पढ़ रहा था, मेरे लैपटॉप में था। मैंने देखा कि ब्लैक फंगस के बारे में उन्होंने जितनी बातें बताई है, उसका 10% भी अब तक मध्य प्रदेश सरकार का होमवर्क नहीं है। इसको करना पड़ेगा, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह कालाबाजारी न होने पाए, इसके लिए भी सरकार को सचेत रहना है। नितिन जुनेजा जी, जो सवाल उठाए जा रहे हैं सर, एक तो इंजेक्शन की कमी, ऊपर से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ईएनटी, उनकी भी कमी बताई जा रही है। अभी ब्लैक फंगस से मध्य प्रदेश कितना तैयार आपको नजर आता है लड़ने के लिए, और जो सरकार कदम उठा रही है वो क्या पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे इस बीमारी को रोकने में?
सबसे पहले तो लोकेन जी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक समाज में जो एक डर की भावना जो बैठ रही है और सारे कोविड मरीज जो ब्लैक फंगस से डरने वाली स्थिति में आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमको थोड़ा-सा संतुलित इसमें सोचना पड़ेगा। ब्लैक फंगस जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में आ रहा है और जैसे हर बीमारी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वैसे ही कुछ परसेंट केसेज़ में हमको ये देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि इसको हम क्या कोविड के लिए हम जितना डर रहे हैं, उतना ब्लैक फंगस से हमको डरने की ज़रूरत है क्या? या पूरे समाज में एक जो डर की जो भावना बैठ रही है, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है और ये बीमारी उस रूप से संक्रामक नहीं है कि जिसमें हम अपनी व्यवस्था ना कर पाएँ। तो इसके जो केसेज़ हैं, ये एक एक्स्पोनेंशियल दर से बढ़ने वाले हमको नहीं मिल रहे हैं। तो अब जो हमारे पास में मान लीजिए कुछ समय पहले जो इंजेक्शन की कमी की भी जो बात आई थी, मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते में हमारी जो पूरे नेशनल लेवल पे इंजेक्शन की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो समाज में हमको एक ब्लैक फंगस के रूप में डर हटाना है, बट इससे जो हमारा जो ब्लैक फंगस से संबंधित जो पोस्ट कोविड केयर में हमको ब्लैक फंगस को प्राथमिकता देना पड़ेगा। समाज में हमको एक एजुकेशन के रूप में ये हमको बताना पड़ेगा कि भाई जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या किसी जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़्ड है, जैसे किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी को कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं और जिनको कोविड हुआ है और उनका यदि शुगर का लेवल कंट्रोल पे नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम विशेष ध्यान दें। हमारी जवाबदारी ये बनती है कि हम पोस्ट कोविड केयर के रूप में ब्लैक फंगस की जांच की उपलब्धता सुनिश्चित करें। हर कोविड केयर सेंटर में हम इसकी जांच करें। अब रही बात कि हम इसको टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं, तो इसका जो फंगस कल्चर जो हमको एक डेफिनेटिव बोलना चाहिए कि जो हमारा एक जो हमको प्राथमिक रूप से बताता है, इसकी टेस्टिंग की जो सुविधा है, इसको हमको मजबूत करने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि ये हर जगह पे उपलब्ध नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस के लेवल पे उपलब्ध हो सकती है, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे शंका है कि इसकी उपलब्धता होगी। तो हमें इसको सरकार मजबूत ये करने कह की रही है नितिन जी कि हम टेस्ट करेंगे जो भी कोविड से ठीक होगा। तो एज अ हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या सुझाव इसमें सरकार को देना चाहते हैं कि कौन से लोगों को स्पेशली रखा जाए जिनका टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सभी का तो टेस्ट शायद से सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमको हर किसी का ब्लैक फंगस टेस्ट करना है, ऐसा पैनिक समाज में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यह बीमारी सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ रही है जिनमें स्टेरॉयड अधिक मात्रा में दिए गए हों, जिनको सीवियर कोविड रहा हो या जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहे हों। तो ऐसे व्यक्तियों को डिस्चार्ज के समय हम विशेष सावधानी देख सकते हैं कि भाई हम क्लिनिकली भी डॉक्टर इसको देख के अपना एक नोट डाल सकता है कि भाई एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज उनको इससे संबंधित कुछ लक्षण दिखे क्या। मरीज खुद अपना देख सकता है कि नाक में या उसके तालू में या बोलना चाहिए कि मुंह के अंदर में यदि कुछ उसको काले स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो वो तुरंत डॉक्टर को बताए। उसको यदि एक साइड सिर पे दर्द हो रहा है, नाक बंद है या नाक से खून या कुछ गंदा सा लिक्विड निकल रहा है या आंखों के पास सूजन आ रही है, तो ये सारे वार्निंग सिग्नल है जिसको हमको मरीजों को हमको इसको एजुकेट करना है, पर डराना नहीं है। क्योंकि और ताकि हम इसको प्राथमिक तौर पे ही हम इसको पा जाए, इसका हम नितिन जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा सर कि हमें पता चला स्टेरॉइड्स कोई चीज़ होती है तो जो गली मोहल्ले में डॉक्टर बैठते हैं वो भी प्रिस्क्राइब करने लगते हैं सर। और डॉक्टर्स भी हमने देखा रेमडेसिविर को लेकर दो मत थे सर। एक तो ये कह रहे थे डॉक्टर्स बड़े लेवल के भी कि ये कोई रामबाण नहीं है कोविड के लिए, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से उसको प्रिस्क्राइब किया गया। यहाँ पर क्या कमी इस चीज़ की भी नज़र आ रही है कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि स्टेरॉइड्स का नुकसान मरीजों को ना हो, इसको कैसे कम किया जाए? ये जो पोस्ट कोविड इफेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए क्या गाइडलाइंस की कमी है कि हम दवाइयों को समझ नहीं पा रहे हैं? स्टेरॉइड्स में कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही? क्या इसे हमें एक गाइडलाइन की ज़रूरत है डॉक्टरों के लिए स्पेसिफिक कि भैया इतने सिम्टम्स हैं, उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाए? बिल्कुल लोकेन जी, हमारे पास में जो स्टेरॉइड की गाइडलाइन है, मैं इसको विशेष रूप से बल देना चाहूँगा कि हमको इसको बीमारी के पहले लक्षण आने के शुरू के 5 से 6 दिनों तक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। और स्टेरॉइड्स का जो भी इस्तेमाल हम यदि कोविड के पेशेंट में कर रहे हैं या
कोविड के मरीजों को हम स्टेरॉयड दे रहे हैं, ये बिना किसी डॉक्टरी सलाह के सेल्फ मेडिकेट करते हुए इसको ना लें। यह मेरी आपसे एक ये गुजारिश रहेगी कि हम इस संदेश को बिल्कुल लोगों तक पहुंचाएं कि स्टेरॉयड का सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि आपका डॉक्टर बिल्कुल आपकी लैब रिपोर्ट्स को देख के जितना जरूरी है उतनी डोज में और उतने ड्यूरेशन के लिए आपको स्टेरॉयड प्रिस्क्राइब करेगा, और जिसकी जवाबदारी वो लेंगे। तो आप अपने आप सेल्फ मेडिकेट स्टेरॉयड से ना करें। और दूसरा, ये जो स्टेरॉयड है इसका जो प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग करके भी हम थोड़ा सा कर सकते हैं कि भाई यदि फार्मेसी में ये विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल ना हो। बिल्कुल शशिकांत जी, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा सर। पोस्ट कोविड जो इफेक्ट इस बार हमें देखने को मिले हैं, ये शायद इसलिए भी हो सकते हैं कि हमने जो इलाज का तरीका अपनाया उसमें भी कुछ खामियां हो सकती हैं, तो उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। सरकार को कुछ एक्सपर्ट्स को बिठाकर इस पर भी रिसर्च करनी चाहिए। हालांकि केंद्र का मसला ज़्यादा है, लेकिन राज्य सरकार भी अपने लेवल पर तो कुछ कर सकती है सर। बिल्कुल, राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है। जो गाइडलाइन थी राज्य सरकार की, उसमें तो ये स्पष्ट है कि चिकित्सक की सलाह से दवाई ले। कोई किसी को भी राज्य सरकार ये नहीं कह सकती कि अपने स्वतंत्र निर्णय से स्वयं इलाज करने लगे, दवाई लेने लगे। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो गलत है। लोगों को स्वयं सोचना चाहिए, और इस तरह इस क्षेत्र में लोगों को जागृत भी किया गया है। लेकिन अब ये व्हाट्सएप वगैरह में जो लोगों ने लिस्ट दे दी दवाइयों की, कुछ लोगों ने उसको फॉलो भी कर लिया होगा, लेकिन ऐसी संख्या कम है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि ब्लैक फंगस के मामले में बहुत पैंडेमिक बनाने की आवश्यकता नहीं, बहुत डर का माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप ऐसे ना हो कि बहुत डर का माहौल बन जाए। ये तो उन लोगों के लिए है जो सीवियर गंभीर की बीमारियों से ग्रस्त लोगों ने इलाज कराया जाए, डायबिटिक हो या अन्य कोई। उन्होंने एक सुझाव बहुत अच्छा दिया कि हमें जो दवाई प्रिस्क्राइब की जा रही हैं वो, क्योंकि आमतौर पर लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, तो उस दिशा में काम किया जा सकता है कि कोई जो डॉक्टर है उसके पास वैलिड डिग्री है, उसका वैलिड जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर है उस पर प्रिस्क्राइब किया गया, तभी मेडिकल स्टोर अलाउ करें उस दवाई के लिए। बिल्कुल सरकार के स्पष्ट निर्देश है। मेडिकल स्टोर्स को भी ये मन से दवा देने का अधिकार नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो गैर कानूनी गलत है और उस पर कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार की तरफ से कई बार निर्देश गाइडलाइन इस बात के स्पष्ट दे दी गई कि अपने चिकित्सक से सलाह लेकर के दवाई ले, स्वतः मन से न ले, किसी की सलाह पर न ले। और एक स्वाभाविक बात है, समाज में इतनी अवेयरनेस चेतना भी है, लेकिन इसको लोगों को भी जानकारी देनी पड़ेगी। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चिकित्सक दूर है, संपर्क जल्दी नहीं हो पाता, कोई कारण है, तो वहां पर लोगों को सलाह दे कि किसी यहाँ छोटी मोटी सलाहों से दवाइयां न लें, किसी अज्ञान व्यक्ति या कम ज्ञान के लोगों से सलाह लेकर दवाइयां न लें। ब्रजेश पांडे जी, देखिए, सलाह लेकर के काम करें। विपक्ष सरकार की खामियां बताए, बहुत अच्छी बात है, उसका काम भी है, लेकिन कुछ सुझाव भी होते हैं। मैंने पहले सवाल में भी आपसे सुझाव मांगे थे सरकार के लिए, मेरे लिए सुझाव नहीं थे वो, कि अनलॉक में क्या विपक्ष के कुछ सुझाव हैं, क्योंकि बाद में जब भीड़ बढ़ेगी तो आप लोग बोलेंगे कि ये अनलॉक क्यों कर दिया, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इस डिबेट को थोड़ा सा, क्योंकि अब लास्ट सेगमेंट है हमारा, अगर कांग्रेस के कुछ सुझाव हैं जो सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं ब्लैक फंगस से जुड़े हुए, अनलॉक से जुड़े हुए, तो आप अगर बताना चाहें। आप देखिए लोकेंद्र जी, मैं तो सुझाव पे ही हमेशा चर्चा करता हूँ उन सभी डिबेट पे। मैं सोचता हूँ कि ब्लैक फंगस जैसी महामारी को एक 1897 के तहत नोटेबल डिसीज घोषित करना चाहिए सरकार को। इसके तहत सभी सरकारी निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लैक फंगस की निगरानी करना चाहिए, उसकी पहचान करना चाहिए, उसका बेहतर इलाज करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ICMR की गाइडलाइन है, ICMR की गाइडलाइन कोरोना को लेकर जो है वही ब्लैक फंगस पर भी लागू करना चाहिए। कई राज्यों ने किया है कि कोरोना मरीजों के लिए म्यूकियर माइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन सामने माना था। हम समझते हैं इसमें ICMR की साइंटिस्टों की जो राय है, खासतौर से स्टेरॉइड थेरेपी जो दी गई है, जिसका शुगर लेवल अनियंत्रित रहता है, सरकार उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। आपने एक अच्छा सवाल लिया था डॉक्टर साहब से, और उस सवाल का भी मैं जवाब यहाँ दे सकता हूँ कि जो जितने भी आई सर्जन हैं, जितने ENT स्पेशलिस्ट हैं, जितने जनरल सर्जन हैं, जितने न्यूरो सर्जन हैं, जितने डेंटल मैक्सिलो सर्जन हैं, इन सबको भी इस काम में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्पिटोथेरेस B इंजेक्शन जिसको अभी जो इलाज के लिए आवश्यक है, ये इस्तेमाल होगा तो कई लोग इससे जो एंटी फंगल है उसमें दूर होगी ये बीमारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस को लेकर के जिला स्तर के चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO
को भी इसमें एक कमेटी में रखना चाहिए, जो टास्क फोर्स वाली कमेटी बनाया है सीएम साहब ने। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम सिस्टम को भी इसमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि चलिए, ये देखिए कुछ मध्य सुझाव प्रदेश हैं। के उम्मीद है कि जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए थे वो इन्हें जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे। विपक्ष के सुझाव भी वेलकम होने चाहिए। डॉक्टर साहब ने कुछ सुझाव दिए, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन अभी हमें ना सिर्फ कोरोना से लड़ना है, बल्कि धीरे धीरे ब्लैक फंगस को भी पूरी तरीके से हराना, और हमें अपनी इकोनॉमी को पर भी रास्ते पर लाना है, जो पूरी तरीके से चरमरा गई है इस लॉकडाउन के दौरान। तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।